हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान बोर्ड की एसएसटी की बुक्स में पढ़ा रही हूँ। क्लास 6, 7, 8 कंप्लीट करवा चुकी हूँ और क्लास 9 की बुक के 5 चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। इसके अलावा लेवल 1 का प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ और लेवल 2 का एसएसटी वाला पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज 6वां चैप्टर पढ़ेंगे, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया 7 चरणों में पूर्ण हुई है, तो ये आप जानते हैं। आज पढ़ेंगे इसमें थोड़ा डिटेल में। ये जो 9th की बुक है इसमें डिटेल में बताया गया है। पिछले वीडियो में प्रजामंडलों के बारे में आपको पढ़ाया था। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 6 है राजस्थान का एकीकरण। लिखा है 1946 ईस्वी में जब यह स्पष्ट प्रतीत होने लग गया था कि भारत की स्वतंत्रता अब ज्यादा दूर नहीं है, तो इसका असर राजस्थान की रियासतों पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। इस समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। ये आपको याद रखना है। यहाँ से ये जो चीजें हैं ये आपको याद रखनी है। इस अध्याय में हम उन घटनाओं के बारे में जानेंगे जो अंततः विभिन्न रियासतों में बटे राजस्थान को एकीकृत राजस्थान के रूप में बदल देती हैं। अच्छा लेसन है, इससे प्रश्न बनने की संभावना है। लिखा है सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने तारीख 25 और 26 जून 1946 को राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया। इस सम्मेलन में 22 राजा महाराजा उपस्थित थे। इसमें महाराणा एक राजस्थान संघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। राजाओं ने महाराणा की योजना पर विचार करने का वादा किया। तो सबसे पहले ये कार्य किया महाराजा जो थे भूपाल सिंह, मेवाड़ के ये महाराजा थे। इन्होंने क्या किया, राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं को एकत्र किया, यानी एक सम्मेलन बुलाया उदयपुर में। इस सम्मेलन में 22 राजा महाराजा उपस्थित हुए। महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान संघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। तो जो राजा उपस्थित हुए उन्होंने वादा किया कि हम इस योजना पर विचार करेंगे। आगे बढ़ते हैं। महाराणा को अपने प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने की धुन बनी रही। उन्होंने सुप्रसिद्ध संविधान वेत्ता के.एम. मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। मुंशी की सलाह पर महाराणा ने उक्त राजाओं का एक और सम्मेलन तारीख 23 मई 1947 को उदयपुर में आमंत्रित किया। महाराणा ने सम्मेलन में राजाओं को चेतावनी दी कि हम लोगों ने मिलकर अपनी रियासतों की यूनियन नहीं बनाई तो सभी रियासतें जो प्रांतों के समकक्ष नहीं हैं निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। मुंशी ने भी इस सम्मेलन में महाराणा की योजना का जोरदार समर्थन किया, किंतु अंतिम रूप से कोई लाभकारी परिणाम सामने नहीं आया। तो महाराजा भूपाल सिंह तो चाहते थे कि रियासतों की यूनियन बनाई जाए, लेकिन जो और राजा थे वो इसके समर्थन में नहीं हुए क्योंकि कोई लाभकारी परिणाम सामने नहीं आ सका। आगे बढ़ते हैं। जयपुर के महाराजा मान सिंह की स्वीकृति से वहां के दीवान सर वी.टी. कृष्णामाचारी ने भी प्रदेश के शासकों और उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि प्रदेश की रियासतों का एक संघ बनाया जाए, जिसमें हाई कोर्ट, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विषय संघ को सौंप दिए जाएं और शेष विषय इकाइयों के पास रहें। ये किसने कहा? ये कहा सर वी.टी. कृष्णामाचारी ने। इन्होंने क्या किया, शासकों और उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया और उसमें प्रस्ताव रखा कि जो रियासतें हैं, रियासतों का एक संघ बनाया जाए। इसमें हाई कोर्ट, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विषय संघ को सौंप दिए जाए और शेष विषय इकाइयों के पास रहें। उन्होंने सम्मेलन को यह भी कहा कि यदि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार न हो तो समस्या का दूसरा हल यह है कि प्रदेश की जो रियासतें अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखने की क्षमता नहीं रखती वे पड़ोस की बड़ी रियासतों में मिल जाएं। परंतु सम्मेलन बिना किसी निर्णय पर पहुंचे ही समाप्त हो गया, यानी कि कोई इसमें निर्णय नहीं निकल सका। इस सम्मेलन में भी सर वी.टी. कृष्णामाचारी क्या चाहते थे कि जो छोटी रियासतें हैं ये यदि अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख पाती हैं तो ये अपने पड़ोस की रियासत में मिल जाएं। लेकिन कोई इस सम्मेलन का कोई भी परिणाम नहीं निकला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है मत्स्य संघ का
निर्माण। यहाँ पर आप लोगों को ये हेडिंग दिख नहीं रही होगी क्योंकि ये बहुत ही लाइट कलर से लिखी हुई है। यहाँ पर हेडिंग है मत्स्य संघ का निर्माण। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देश के विभाजन के समय भारतीय उपमहाद्वीप में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। अलवर और भरतपुर की रियासतें भी इन दंगों से नहीं बच सकी। भारत सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली कि अलवर में दंगे भड़काने में स्वयं अलवर प्रशासन का हाथ है। भारत सरकार ने 7 फरवरी को महाराजा अलवर और डॉक्टर खरे को दिल्ली में नजरबंद कर दिया, क्योंकि सरकार को क्या सूचना मिली थी कि जो दंगे भड़क रहे हैं इसमें किसका हाथ है? स्वयं प्रशासन का हाथ है, अलवर प्रशासन का। तो उन्होंने क्या किया, भारत सरकार ने अलवर के जो महाराजा थे और डॉक्टर खरे, इनको दिल्ली में कैद कर दिया, नजरबंद कर दिया और अलवर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। आगे बढ़ते हैं। भरतपुर में सांप्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति से भारत सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि वहां का प्रशासन राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में सर्वथा निकम्मा साबित हुआ। अब ये बात हो रही है भरतपुर की। भरतपुर में भी सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, तो स्थिति क्या पहुंच गई कि भारत सरकार ने निर्णय लिया कि वहां का जो प्रशासन है वह राज्य में ना ही कानून व्यवस्था बना पा रहा है और ना ही शांति। इसके पहले कि भारत सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाती, स्वयं वहां के महाराजा ने भरतपुर का प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया। महाराजा ने स्वयं सौंप दिया, भारत सरकार ने कोई कदम भी नहीं उठा पाया, यानी ब्रिटिश सरकार ने कोई कदम नहीं उठा पाया, महाराजा ने खुद प्रशासन सौंप दिया। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर मत्स्य संघ दर्शाया गया है। जो राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया है वह 7 चरणों में पूर्ण हुई है। तो प्रथम चरण यहाँ पर दर्शाया गया है, लेकिन इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है। अब लिखा है राजस्थान संघ का निर्माण। राजस्थान संघ का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर हेडिंग है लेकिन बहुत लाइट कलर से लिखी हुई है, इसीलिए आप लोगों को शायद ना दिख रही हो। चलिए पढ़ लेते हैं। अलवर और भरतपुर से मिली हुई धौलपुर और करौली की छोटी छोटी रियासतें थी। ये चारों रियासतें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पृथक अस्तित्व बनाए रखने के योग्य नहीं थी, अतः इन चारों ने मिलकर मत्स्य संघ बना लिया। इस नए राज्य का उद्घाटन भारत सरकार के मंत्री NV गाडगिल ने 17 मार्च 1948 को किया। संघ के राज प्रमुख महाराजा धौलपुर और उपराज प्रमुख महाराजा करौली बनाए गए। अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने। तो यहाँ से ये आपको याद रखना है। अब इस चित्र को आप समझ सकते हैं। ये जो 4 रियासतें थी कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये अपना पृथक अस्तित्व नहीं बनाए रख पाई, क्योंकि सरकार द्वारा जो मानदंड तय किए गए थे उसके अनुसार ये अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखने के योग्य नहीं थी। तो इन्होंने मिलकर मत्स्य संघ का गठन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रधानमंत्री याद रखिएगा, अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियासती विभाग ने तारीख 3 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा की रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ नामक राज्य के निर्माण का प्रस्ताव दिया। राजस्थान संघ में शामिल होने वाली रियासतें चाहती थी कि मेवाड़ भी इस प्रस्तावित संघ का हिस्सा बने, पर मेवाड़ महाराणा सहमत नहीं थे। यद्यपि मेवाड़ प्रजामंडल ने महाराणा के इस निर्णय का विरोध किया, परंतु अंतिम परिणाम इस संघ को मेवाड़ के न शामिल होने के रूप में ही आया। आखिरकार बिना मेवाड़ के ही यह संघ अस्तित्व में आया। तो इस संघ का नाम याद रखिएगा, राजस्थान संघ। इसमें कौन कौन सी रियासतें मिलाई गई थी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा। मेवाड़ भी इसमें मिलाने के पक्ष में थे सभी, लेकिन जो मेवाड़ के महाराणा थे उन्होंने इस निर्णय का विरोध किया, तो फिर अंत में मेवाड़ इसमें शामिल नहीं हो पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावित राज्य में शामिल होने वाली सभी रियासतों के शासकों ने कोविनेंट यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने में थोड़ी हिचकिचाहट बताई। अंत में पड़ोसी रियासतों की सलाह पर उन्होंने भी
विलय पत्र पर यह कहकर हस्ताक्षर कर दिए कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये लाइन याद रखिएगा। ये किसने कहा? ये कहा बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। इन्होंने क्या कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय। यहाँ पर हेडिंग है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। 5 अप्रैल को मेवाड़ में हुए गोलीकांड ने महाराणा को बचाव की स्थिति में ला दिया। प्रजामंडल ने राज्य में अविलंब पूर्व उत्तरदायी सरकार की स्थापना और गोलीकांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग नियुक्त करने की मांग की। दिल्ली में उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी। महाराणा को राजस्थान संघ में विलय ही प्रजामंडल से बचाव का उपाय सूझा। तो अब महाराणा चाहने लगे कि मेवाड़ को अब राजस्थान संघ में मिला दिया जाए, क्योंकि पहले महाराणा इसके पक्ष में नहीं थे। राजस्थान संघ में जो रियासतें थी उनका राजस्थान संघ मिलाकर राजस्थान संघ बना दिया गया, लेकिन मेवाड़ भी उसमें शामिल करने के पक्ष में थी रियासतें, लेकिन महाराणा तब सहमत नहीं थे। लेकिन बाद में जब गोलीकांड हुआ तो महाराणा ने क्या सोचा कि अब विलय ही यानी राजस्थान संघ में विलय ही प्रजामंडल से बचाव का उपाय महाराणा को सूझा। आगे क्या हुआ? उन्होंने सर राममूर्ति, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और अन्य सलाहकारों को मेवाड़ के विलय की शर्तें अविलंब तय करने के लिए दिल्ली भेजा। रियासती विभाग तो इस प्रकार के सुनहरे अवसर के इंतजार में ही था, क्योंकि मेवाड़ को तो पहले ही राजस्थान संघ में मिलाने के लिए रियासतें सहमत थीं। महाराणा खुद सहमत नहीं हुए थे, लेकिन बाद में जब गोलीकांड हुआ तो महाराणा भी सहमत हो गए। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, रियासती विभाग ने यह नीति बना ली थी कि किसी भी रियासती शासक को 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक प्रीवी पर्स नहीं दिया जाएगा। महाराणा की ओर से 20 लाख रुपए वार्षिक प्रीवी पर्स की मांग की गई। तो रियासती विभाग ने ये नीति पहले ही बना ली थी कि किसी भी रियासत के शासक को 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक प्रीवी पर्स नहीं दिया जाएगा। अब ये प्रीवी पर्स क्या होता है? शासकों को वार्षिक भुगतान किया जाता था, रियासत के शासकों को, तो इसे ही कहा जाता है प्रीवी पर्स। तो जो मेवाड़ के महाराणा थे उन्होंने कहा कि मुझे 20 लाख रुपए वार्षिक प्रीवी पर्स चाहिए। तो रियासती विभाग ने रास्ता ढूंढ निकाला। उसने महाराणा को 10 लाख रुपए वार्षिक प्रीवी पर्स, 5 लाख वार्षिक राज प्रमुख के पद का भत्ता और शेष 5 लाख रुपए वार्षिक मेवाड़ के राजवंश की परंपरा के अनुसार धार्मिक कृत्यों में खर्च के लिए देना स्वीकार कर लिया। उसने महाराणा को संयुक्त राजस्थान का आजन्म राज प्रमुख भी बनाना स्वीकार कर लिया। उस समय इतनी रियासतें विलय होने वाली किसी अन्य रियासत के शासक को नहीं दी गई, यानी इतनी राशि किसी और शासक को नहीं दी गई थी जितनी मेवाड़ के महाराणा को दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ का प्रतिनिधिमंडल रियासती विभाग से मनचाही शर्तें मंजूर करवाकर दिल्ली से उदयपुर लौटा तो महाराणा ने राहत की सांस ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा राजस्थान संघ राज्य का 25 मार्च को उद्घाटन होने वाला था, पर मेवाड़ के विलय की निश्चय की सूचना रियासती विभाग को 23 मार्च को मिल गई थी। अतः वीपी मेनन ने महाराव कोटा को सलाह दी कि मेवाड़ के विलय के संबंध में निर्णय होने तक नए राज्य का उद्घाटन समारोह रोक दिया जाए। महाराव कोटा ने उत्तर दिया कि समारोह की सारी तैयारियां हो चुकी हैं एवं कई राजा एवं महाराजा अतिथियों को निमंत्रण भेजे जा चुके हैं, अतः समारोह निर्धारित तारीख को संपन्न करना होगा। रियासती विभाग ने महाराव कोटा का तर्क मान लिया। 25 मार्च को भारत सरकार के मंत्री NV गाडगिल ने कोटा में नए राज्य के उद्घाटन की रस्म अदा की। उन्होंने महाराव कोटा को राज प्रमुख एवं गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलवाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ महाराणा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद रियासती विभाग ने राज्य के प्रधानमंत्री पद के लिए मेवाड़ के तपस्वी नेता माणिक लाल वर्मा को मनोनीत किया। वर्मा ने उदयपुर लौटते ही संयुक्त राजस्थान के
राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह को मंत्रिमंडल निर्माण संबंधी चर्चा की। वर्मा ने उदयपुर लौटते ही संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह से मंत्रिमंडल निर्माण संबंधी चर्चा की। महाराणा ने वर्मा को मंत्रिमंडल में जागीरदारों को प्रतिनिधित्व देने का आग्रह किया। वर्मा ने राजप्रमुख का सुझाव मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। नए राज्य के बनते ही वैधानिक संकट पैदा हो गया। 18 अप्रैल 1948 को पंडित नेहरू संयुक्त राज्य राजस्थान का उद्घाटन करने हेतु उदयपुर पहुंचे। तो संयुक्त राज्य राजस्थान का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित नेहरू ने वर्मा को सलाह दी कि वे अपने पद की शपथ ले लें और मंत्रिमंडल बनाने में कोई कठिनाई पैदा हो तो वे सर राममूर्ति दिल्ली जाकर रियासती विभाग से सलाह कर लें। पंडित नेहरू की सलाह पर राज प्रमुख के साथ ही साथ वर्मा जी ने भी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके पश्चात वर्मा ने अपनी इच्छानुसार मंत्रिमंडल का गठन किया। संयुक्त राज्य राजस्थान का मंत्रिमंडल केवल 11 माह रहा। इस अल्प अवधि में उसने वह कर दिखाया जो किसी प्रांत या राज्य की सरकार 11 वर्षों में नहीं कर पाई। तो ये आप याद रखिएगा। मंत्रिमंडल का गठन किसने किया था? माणिकलाल वर्मा ने, और अपनी इच्छानुसार किया था। तो संयुक्त राज्य राजस्थान का जो मंत्रिमंडल था केवल 11 माह ही रहा, लेकिन इस छोटी सी अवधि में इस मंत्रिमंडल ने वह कार्य कर दिखाए जो राज्य की सरकार 11 वर्षों में नहीं कर पाई थी। इस आश्चर्यजनक सफलता का श्रेय वर्मा के नेतृत्व और उनके तपे तपाए सहयोगियों को जाता है, जिन्होंने परिश्रम, लगन और दृढ़ निश्चय के साथ राजस्थान की सदियों से शोषित जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है बृहत राजस्थान का निर्माण। बृहत यानी कि बड़े। लिखा है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा 20 जनवरी 1948 ईस्वी को एक प्रस्ताव द्वारा राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर बृहत राजस्थान राज्य के निर्माण की मांग कर चुकी थी, परंतु भारत सरकार के सामने उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में कई व्यवहारिक कठिनाइयां थीं। तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा ने 20 जनवरी 1948 को एक प्रस्ताव द्वारा राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर बृहत राजस्थान निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी, लेकिन सरकार के सामने और भी कई कठिनाइयां थी। क्या कठिनाइयां थी नीचे लिखी हुई हैं, सबके बारे में जानेंगे। आगे लिखा है प्रदेश में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर जैसी रियासतें थीं जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी। यानी जो मापदंड निर्धारित किए गए थे उनके अनुसार जोधपुर, जयपुर, बीकानेर ये अपना पृथक अस्तित्व बनाए रख सकती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से मिली हुई थी, जहां से सदैव आक्रमण का भय बना रहता था। ये रियासतें थार के विशाल रेगिस्तान का अंग थीं, जिसका विकास करना उक्त राज्यों की आर्थिक सामर्थ्य के बाहर था। अतः रियासती विभाग इन रियासतों को बृहत राजस्थान में शामिल करना चाहते थे। तो इसके कारण यही थे कि ये जो जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर राज्य की जो सीमाएं थी वह पाकिस्तान से मिली हुई थी, तो आक्रमण का सदैव भय बना रहता था। और ये जो रियासतें हैं ये थार के विशाल रेगिस्तान का अंग थी, जिसका विकास करना राज्यों के वश के बाहर था, यानी उनकी सामर्थ्य नहीं थी कि वे विकास कर सकें। तो रियासती विभाग ने क्या सोचा कि इन रियासतों को भी बृहत राजस्थान में शामिल कर लिया जाए। दिसंबर 1948 ईस्वी के प्रथम सप्ताह में सरदार पटेल की सहमति से वीपी मेनन ने जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के राज्यों से बृहत राजस्थान के निर्माण के लिए विचार विनिमय शुरू किया। तीनों शासक अपनी रियासतों को पृथक इकाइयों के रूप में रखने के इच्छुक थे। तो जो जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के राजा थे ये चाहते थे कि इनकी जो रियासत है वह पृथक अस्तित्व बनाए रखे। अंततोगत्वा कई बैठकों के बाद मेनन उक्त राजाओं को विलय के लिए मनाने में सफल हो गए। जैसलमेर का शासन प्रबंध पहले ही भारत सरकार के हाथ में था।
14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर में एक विशाल सार्वजनिक सभा में घोषणा की कि जोधपुर, जयपुर, बीकानेर के महाराजाओं ने अपनी अपनी रियासतों का राजस्थान में विलय करना स्वीकार कर लिया है। सरदार पटेल की इस ऐतिहासिक घोषणा का उपस्थित जन समुदाय ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। इसके पश्चात इस योजना पर विचार करने हेतु 3 फरवरी 1949 को दिल्ली में वीपी मेनन ने एक बैठक का आयोजन किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा एक विशाल सार्वजनिक सभा की गई थी और उसी सभा में ये घोषणा की गई कि जोधपुर, जयपुर और बीकानेर के जो महाराजा हैं ये अपनी इच्छा से राजस्थान में विलय कर रहे हैं, यानी कि अपनी इच्छा से इन रियासतों का राजस्थान में विलय करना इन्होंने स्वीकार कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बैठक में निर्णय लिया गया। फिर बैठक हुई, कब हुई? 3 फरवरी 1949 को दिल्ली में वीपी मेनन ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में निर्णय लिया कि जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह को जीवन पर्यंत राज प्रमुख बनाया जाए एवं उदयपुर के प्राचीन राजवंश की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख का सम्माननीय पद दिया जाए। वर्मा इस बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाए, पर अगले दिन उन्होंने निर्णय पर हस्ताक्षर कर दिए। वर्मा यानी कि माणिकलाल वर्मा। तो इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जयपुर के राजा जो हैं महाराजा सवाई मानसिंह, इनको जीवन पर्यंत राज प्रमुख बना दिया जाए और जो भूपाल सिंह हैं इन्हें महाराज प्रमुख बना दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बैठक में राजधानी का मसला सरदार वल्लभ भाई पटेल पर छोड़ दिया गया। सरदार पटेल ने राजधानी के चुनाव के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की। पी सत्यनारायण राव समिति इसे कहा गया है। इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। तो ये आपको याद रखना है, प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि किस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, तो पी सत्यनारायण राव। यहाँ पर जो लिखा हुआ है समिति का नाम पी सत्यनारायण राव समिति, ये आपको याद रखना है। समिति ने राजस्थान के अन्य बड़े नगरों का महत्व बनाए रखने के लिए कुछ राज्य स्तर के सरकारी कार्यालय उक्त नगरों में रखने की सलाह दी। सरदार पटेल ने समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली। फलस्वरूप जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित कर दिया गया। हाईकोर्ट जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज और कस्टम एवं एक्साइज विभाग उदयपुर में, वन और सहकारी विभाग कोटा में एवं कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय लिया गया। 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल द्वारा वृहत राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया गया। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय भी लिया गया। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। हीरालाल शास्त्री को इस वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की विभिन्न रियासतों के विलय के साथ ही साथ राजस्थान में सदियों पुरानी राजशाही समाप्त हो गई। मेवाड़ के गोहिल यानी कि सिसोदिया, जैसलमेर के भाटी, जयपुर के कचवाहा और बूंदी के हाड़ा चौहान संसार के प्राचीनतम राजवंश में से थे। राजशाही के अंतिम चिन्ह के रूप में अब केवल राज प्रमुख के नवसृजित पद रह गए। ये पद संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ में प्रांतों के राज्यपालों यानी गवर्नर के समकक्ष थे। यह एक ऐसी रक्तहीन क्रांति थी जिसका उदाहरण संसार के इतिहास में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो एकीकरण की प्रक्रिया है, इसे एक ऐसी रक्तहीन क्रांति बताया गया है जिसका उदाहरण संसार के इतिहास में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है मत्स्य संघ का विलय। जो मत्स्य संघ के बारे में बताया था सबसे पहले, जो 4 रियासतें थीं जिन्होंने मिलकर मत्स्य संघ बनाया था, अब उसका विलय हुआ है। लिखा है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली की रियासतों के एकीकरण द्वारा 18 मार्च अब लिखा है मत्स्य संघ का विलय। जो मत्स्य संघ बना था, जो 4 रियासतें थी उन्होंने मिलकर मत्स्य संघ बनाया था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। अब उसका विलय हुआ है
लिखा है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली की रियासतों के एकीकरण द्वारा 18 मार्च 1948 ईस्वी को मत्स्य संघ बनाया गया था। अब जबकि जयपुर, जोधपुर और बीकानेर की रियासतें राजस्थान में मिल गईं तो मत्स्य संघ को अलग इकाई के रूप में रखने का कोई अर्थ नहीं था। इन रियासतों को भी वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए डॉक्टर शंकर राव देव समिति का गठन किया गया। भारत सरकार ने समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ की चारों इकाइयों को 15 मई 1949 को राजस्थान में मिला लिया। वहां के प्रधानमंत्री शोभाराम को शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। अब यहाँ आप देखेंगे जो राजस्थान का एकीकरण है 7 चरणों में पूरा हुआ है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रथम मत्स्य संघ बना, इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थे। कब बना? 18 मार्च 1948 को। द्वितीय राजस्थान संघ, इसमें बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, सायपुरा, टोंक, और ये बना 25 मार्च 1948 को। फिर तृतीय संयुक्त राज्य राजस्थान, इसमें उदयपुर राजस्थान संघ से जुड़ा। फिर चतुर्थ वृहत राजस्थान, इसमें बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राज्य राजस्थान से जुड़ी। और पंचम में संयुक्त राज्य वृहत राजस्थान, तो वृहत राजस्थान से मत्स्य संघ जुड़ा। और छठवां चरण है संयुक्त राजस्थान, तो संयुक्त राज्य वृहत राजस्थान में सिरोही का विलय हुआ। और सप्तम चरण में पुनर्गठित राजस्थान, गासरेडी का अजमेर राज्य, आबू रोड तालुका सिरोही रियासत का पूर्व में बंबई राज्य में मिला हिस्सा, मध्य भारत का सुनेल टप्पा संयुक्त राजस्थान से। तो इस तरीके से 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा है सिरोही का प्रश्न। गुजरात के नेता सिरोही स्थित आबू पर्वत के सैलानी केंद्र को गुजरात का अंग बनाना चाहते थे। रियासती विभाग उनके प्रभाव में था, अतः जनता के विरोध के बावजूद भी रियासती विभाग ने नवंबर 1947 ईस्वी में सिरोही को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर दिया। क्योंकि गुजरात के जो नेता थे ये क्या चाहते थे कि जो सिरोही में आबू पर्वत के सैलानी केंद्र है वह गुजरात का अंग बन जाए। आगे बढ़ते हैं। सिरोही की जनता ने मांग की कि सिरोही को बंबई में ना मिलाया जाकर संयुक्त राजस्थान में मिलाया जाए। कुछ ही दिनों के बाद उदयपुर में भी संयुक्त राजस्थान में शामिल होने का फैसला किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा के महामंत्री श्री हीरालाल शास्त्री ने अपने 10 अप्रैल के तार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखा। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है। इससे सिरोही का राजस्थान में शामिल होना अब और भी अवश्यभावी हो गया। फिर हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई। बिना गोकुल भाई के बिना हम राजस्थान को नहीं चला सकते। शास्त्री जी को इस तार का कोई उत्तर नहीं मिला। 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उदयपुर में राजस्थान के कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला और उनको सिरोही के संबंध में प्रदेश की जनता की भावनाओं को अवगत कराया। पंडित नेहरू ने इस संबंध में सरदार पटेल से बातचीत की, किंतु फिर भी सरदार पटेल ने गोकुल भाई भट्ट के जन्म स्थान हाथल व कुछ अन्य स्थानों को छोड़कर शेष सिरोही गुजरात में शामिल कर दिया। तो जो गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान था हाथल और कुछ अन्य क्षेत्र थे, और ये छोड़कर शेष जो सिरोही था उसे गुजरात में शामिल कर दिया। इस निर्णय के फलस्वरूप सिरोही में व्यापक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। यह आंदोलन तब समाप्त हुआ जब भारत सरकार ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया। राजस्थान के साथ किए गए इस अन्याय का निराकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ, जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सिरोही का माउंट आबू वाला इलाका पुनः गुजरात से निकालकर राजस्थान में मिलाया गया। तो जो हिस्सा राजस्थान को दे दिया गया था उसमें सिरोही का माउंट आबू वाला हिस्सा मिलाया गया, क्योंकि ये जो हिस्सा था यह गुजरात को दे दिया गया था। तो जब राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश की गई तो उसी सिफारिश के आधार पर सिरोही का माउंट आबू वाला हिस्सा गुजरात से निकालकर राजस्थान में मिला लिया गया।
तो सिरोही का जो प्रश्न था उसके बारे में आपने जान लिया है। अब लिखा है अजमेर का विलय। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा की सदस्य यह मांग रही कि वृहत राजस्थान में न केवल प्रांत की सभी रियासतें वरन अजमेर का इलाका भी शामिल हो। अजमेर कांग्रेस नेतृत्व कभी इस पक्ष में नहीं रहा। सन 1952 के आम चुनावों के बाद वहां हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बन चुका था। अब तो वहां का नेतृत्व यह दलील देने लगा कि प्रशासन की दृष्टि से छोटे राज्य ही बनाए रखना उचित है। किंतु राज्य पुनर्गठन आयोग ने अजमेर के नेताओं के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और सिफारिश की कि उसे राजस्थान में मिला देना चाहिए। तदनुसार 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू क्षेत्र साथ ही साथ अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान में मिला दिया गया। इस प्रकार राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया मार्च 1948 में शुरू हुई वह 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण हुई। तो इसके साथ ही लेसन भी होता है समाप्त। तो राजस्थान के एकीकरण के बारे में इस लेसन में आपने डिटेल में पढ़ा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये लेसन अच्छा है, इससे प्रश्न बनने की संभावना है। तो आपको याद रखना है कब कौन सा संघ बना, कब विलय किया गया, ये सब कुछ आपको याद रखना है। तो लेसन होता है यहीं पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।